दोस्तों नमस्कार। वेलकम बैक टू ड्रीमलैंड एजुकेशनल हब। कैसे हो आप लोग? और जो करंट अफेयर्स की आपकी सीरीज जा रही है, मेरी इच्छा होगी कि आप लोग इसका एक नोट्स रेडी करें और कंटिन्यू जो है इसको पढ़ने की कोशिश करें। इससे रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन दी जाती है उस पूरी एक्सप्लेनेशन को पढ़िए। उस एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, ठीक है। और इसी करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आज आपके लिए थर्ड वीडियो लेक्चर का सीरीज जा रही है आपकी, जो कि 10 क्वेश्चन का एक सेट है, लेकिन इसका बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं फोटोग्राफ्स के माध्यम से। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन को मैं आपके सामने रख रहा हूं और इसको बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ें, ठीक है। और मुझे लगता है कि इस पैंडेमिक के दौर में सब लोग तो घर में ही बैठे होंगे। आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका भी है कि आप पढ़ाई कर सकते हो। बहुत बढ़िया मौका है। आज देखो हमारी भी ऑफिस बंद है, साथ ही साथ कोचिंग क्लासेस भी बंद है, सारे बंद है। इसलिए हमें एक अच्छा मौका मिल गया है जो आपके लिए एक बेहतरीन नोट्स भी रेडी करूं और साथ ही साथ आपको बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूं। इसके लिए मैं भी पर डे अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटे पढ़ाई करता हूं। आप सोच रहे होंगे कि सर मजाक कर रहे हैं, मैं रियली बता रहा हूं कि मैं पर डे अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटे पढ़ाई करता हूं, बस इसलिए कि बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकें और कोई भी एक टॉपिक हो उससे रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके मैं आपके पास देता हूं, ठीक है। तो चलिए आज आपका वीडियो शुरू होता है और आपके लिए 10 क्वेश्चन का ये सेट रहा आपके स्क्रीन पर। ये वर्ष 2020 के यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल विजेता कौन है? पहला ऑप्शन है आपका पेट्रा मैट्रिक, दूसरा है गार्बिन मुगुरुजा, थर्ड ऑप्शन है नाओमी ओसाका और फोर्थ ऑप्शन है विक्टोरिया अजरेनका, ठीक है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, नाओमी ओसाका। अब जरा इसके बारे में हम विस्तार से आपको बताते हैं कि देखिए ये क्या है कि टेनिस टूर्नामेंट में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं जिन्हें हम लोग मेजर कहते हैं। टेनिस की दुनिया में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं जिन्हें हम लोग मेजर कहते हैं। साल में सबसे पहले जो स्टार्ट होती है वो होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद जो स्टार्ट होती है फ्रेंच ओपन, उसके बाद स्टार्ट होती है विंबलडन और लास्ट में जो स्टार्ट होती है वो है आपके यूएस ओपन, ठीक है। अब जरा मैं आपको कैटेगराइज करके मैं बता रहा हूं कि किस टूर्नामेंट का समय क्या है, कब ये होते हैं टूर्नामेंट और किस मैदान में खेले जाते हैं, कौन से कोर्ट पर खेले जाते हैं और इनकी शुरुआत कब होती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं। तो ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन आप देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जो खेले जाते हैं ये जनवरी में खेले जाते हैं, ठीक है ना। ये जनवरी में खेले जाते हैं और ये जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में एक पार्क है जिसको हम लोग बोलते हैं मेलबर्न पार्क। ये मेलबर्न में ही है जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है। यह जो खेला जाता है ये हार्ड कोर्ट पर देखिए 2 इसमें टूर्नामेंट है जो हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। एक टूर्नामेंट आपका ऑस्ट्रेलियन और दूसरा यूएस ओपन। एक ऑस्ट्रेलियन और दूसरा यूएस ओपन, ये दोनों जो है हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हार्ड कोर्ट पे खेले जाने वाले ये दूसरे जो टूर्नामेंट हैं 2 बचे हुए, उसमें फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन ओपन घास के मैदान पे खेले जाते हैं। याद रखिएगा, विंबलडन घास के मैदान पे ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, सॉरी इंग्लैंड में। और आपका फ्रेंच ओपन फ्रांस समझ रहे हैं, फ्रांस की राजधानी पेरिस में रोलैंड गैरोस करके खेल का मैदान है
यहीं पे ये टेनिस खेला जाता है और यह टेनिस मिट्टी पे खेला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आया। अब जरा देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न में, फ्रेंच ओपन रोलैंड गैरोस में, गैरोस मैदान पे पेरिस में, विंबलडन ओपन जो है वो ऑल इंग्लैंड टेनिस क्लब है जो लंदन में है। ठीक है ना, वहां खेला जाता है। और चौथा जो यूएस ओपन है वह जो है, यूएस तो समझ रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका की बात हो रही है, इसका मतलब है कि अमेरिका में ही होगी। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी। यही न्यूयॉर्क सिटी में एक मैदान है टेनिस का जिसको फ्लशिंग मीडोज कहा जाता है, फ्लशिंग मीडोज। इसी मैदान पे यह टेनिस खेला जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इसकी शुरुआत जरा देख लेते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो विंबलडन हुई थी, जो कहाँ खेला जाता है? घास के मैदान पे। कहाँ खेला जाता है विंबलडन? ऑल इंग्लैंड टेनिस क्लब लंदन में, लंदन में। ठीक है ना, ये इंग्लैंड का में है, लंदन, वहां पे ये ऑल इंग्लैंड टेनिस क्लब में खेला जाता है, घास के मैदान पे। सबसे पहले शुरुआत 1877 में विंबलडन की हुई थी। जस्ट 1877 के 4 साल बाद 1881 ईस्वी में यूएस ओपन की शुरुआत हुई थी। ठीक 10 साल बाद 1891 ईस्वी में फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, और जस्ट 14 साल बाद ये आपका 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई थी। 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई थी। समझ में सारा चीज आ गया। टेनिस टूर्नामेंट में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं जिन्हें हम मेजर कहते हैं। पहला ऑस्ट्रेलियन होता है, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन और चौथा यूएस ओपन। सबसे पहले जनवरी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन खेला जाता है, फ्रेंच ओपन मई जून में, विंबलडन जून जुलाई में, यूएस ओपन अगस्त सितंबर में। इनके मैदान है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो खेला जाता है वो मेलबर्न में खेला जाता है, मेलबर्न पार्क। याद रखिएगा, मेलबर्न जगह ऑस्ट्रेलिया में है, इसी के नाम से मेलबर्न पार्क है, इसी में खेला जाता है। उसके बाद है आपका फ्रेंच ओपन रोलैंड गैरोस जो पेरिस में है, वहां खेला जाता है। तीसरा विंबलडन ऑल इंग्लैंड टेनिस क्लब लंदन में है। चौथा आपका है यूएस ओपन फ्लशिंग मीडोज न्यूयॉर्क सिटी में खेला जाता है। इसमें 2 हार्डकोर्ट मैदान पे खेला जाता है, जिसमें एक ऑस्ट्रेलियन और एक यूएस ओपन, यानी फर्स्ट और लास्ट। और फ्रेंच ओपन मिट्टी पर, विंबलडन घास के मैदान पे। इनकी शुरुआत जो हुई थी, ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले शुरुआत विंबलडन की हुई थी, दूसरा यूएस ओपन की हुई थी, ठीक है, तीसरा फ्रेंच ओपन की हुई थी और चौथा ऑस्ट्रेलियन ओपन की हुई थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसी टेनिस टूर्नामेंट के बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। देखिए, अभी तक सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर, जिन्होंने 17 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं। ठीक है ना, और इस बार 2020 में जो है नाओमी ओसाका जापान के हैं, उसने विक्टोरिया अजारेनका जो बेलारूस का है, जो आपके ऑप्शन 4 में दिए हुए थे, ठीक है ना, को हराकर यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब हासिल की है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 रहा ये, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? लुइस ग्लुक को, पॉल आर मिलग्रोक को, रोजर पेनरोज को, यानी नोबेल पुरस्कार। आपको पता है कि हर साल नोबेल पुरस्कार दी जाती है, ठीक है, और वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार की बात की जा रही है, और वो भी साहित्य के क्षेत्र में। सबसे पहले आप नोबेल पुरस्कार के बारे में जानकारी लीजिएगा। ये नोबेल पुरस्कार जो है किन किन क्षेत्रों में दी जाती है, ठीक है ना। आइए देखिए, सबसे पहले आइए, ये नोबेल पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत जो हुई है ना, वो अल्फ्रेड नोबेल की यादों में हुई है। ये अल्फ्रेड नोबेल कौन है आपको बता देते हैं। अल्फ्रेड नोबेल जो है एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अब तक 355 आविष्कार कर चुके हैं। इसमें डायनामाइट का जो आविष्कार उन्होंने किया था, वो डायनामाइट का आविष्कार बहुत फेमस हुआ था इनका, ठीक है। जब इनकी मृत्यु हो रही थी
उस समय इन्होंने क्या किया कि अपनी जितनी भी इनकी संपत्ति थी, इस संपत्ति का अधिकांश हिस्सा जो है एक ट्रस्ट को इन्होंने दान में दे दिया। ठीक है ना। उस ट्रस्ट का नाम पड़ गया नोबेल फाउंडेशन। नोबेल फाउंडेशन, ठीक है ना, यह स्वीडन में पड़ता है नोबेल फाउंडेशन। और इस ट्रस्ट को इन्होंने जब संपत्ति दान में दिया तो यह कह के दिया कि इससे जो भी ब्याज आएंगे, जितने भी पैसे इनके पास थे, सारे पैसे जो है स्वीडन के बैंक में रख दिया गया, स्विस बैंक। शायद आप लोग जानते होंगे भारत के भी बहुत सारे नेतागण का पैसा स्विस बैंक में है ना, यही स्वीडन में स्विस बैंक है। अब आइए, ये स्विस बैंक में इन्होंने पैसा रखवाया और बोला कि जो भी इससे ब्याज आएगा, ये ब्याज से दुनिया में मानव कल्याणकारी कार्य में उत्कृष्ट योगदान देने वाले को फायदा पहुंचाया जाएगा। ठीक है। उसी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई। ठीक है। उस समय यह पुरस्कार कुल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। हालांकि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बाद में शुरुआत हुई थी, लेकिन पहले 5 क्षेत्रों में शुरू हुई थी 1901 में। उसमें शुरू किस में हुआ था? अब इनकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में और रसायन शास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है ना, रसायन शास्त्र और चिकित्सा के क्षेत्र में। ये 5 क्षेत्रों में इनकी शुरुआत 1901 में हुई थी। अब आइए, जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो दिया जाने लगा है वह 1968 ईस्वी से दिया जाने लगा है। कब से? 1968 ईस्वी से यह अर्थशास्त्र में भी यह नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा है। इसका मतलब है कि अब जो है नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है ना, साहित्य, शांति, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा तथा 1968 में जो जुड़ा अर्थशास्त्र वो। ठीक है। अब जरा हम लोग चलते हैं 2020 के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन है। एक तो हम लोगों ने देख लिया, साहित्य के क्षेत्र में लुईस ग्लुक को दिया गया है, और यह लुईस ग्लुक को है सुरीली काव्यात्मक आवाज के लिए दिया गया है। ठीक है। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखा था, इसमें इनका आवाज जो है बहुत सुरीली था, इसके लिए इनको लिटरेचर का मतलब साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। अब चलते हैं हम लोग शुरू से देख लेते हैं एक बार। शांति के नोबेल पुरस्कार जो है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, विश्व खाद्य कार्यक्रम। ठीक है। एक्चुअली विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जहां भी कहीं युद्ध छिड़ती है, कोई आपात स्थिति आती है, कोई भी पैंडेमिक आती है, तो वहां खाद्य सामग्री जो है पहुंचाने का काम जो है ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम करती है। यह विश्व की ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा आ जाइए लिटरेचर के क्षेत्र में। अगर साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य के क्षेत्र में लुईस ग्लुक को मिला है सुरीली काव्यात्मक आवाज के लिए। थर्ड आ जाइए फिजिक्स के क्षेत्र में। फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहला रोजर पेनरोज, दूसरा रेनहेड गेंजेल तथा तीसरा एंड्रिया गेज। अब जरा इनके बारे में समझते हैं कि रोजर पेनरोज जो है इनको 50% यानी जितनी भी इनाम की राशि थी उसकी 50% रोजर पेनरोज को दे दिया गया है। क्योंकि जो भी शोध इस पे हुए थे इसमें सबसे ज्यादा योगदान जो था रोजर पेनरोज का ही था। उसके बाद आ जाइए केमिस्ट्री के क्षेत्र में। केमिस्ट्री के क्षेत्र में यह पुरस्कार जो है इमैनुअल कारपेंटियर, जेनिफर ए डांडा, ठीक है, इन 2 को दिया गया है रसायन के क्षेत्र में। ठीक है। आगे आ जाइए इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी 2 लोगों को पुरस्कार दिया गया है, पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को। ठीक है। अब आइए मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में किन्हें दिया गया है। अब जरा देखिएगा चिकित्सा के क्षेत्र में हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन तथा चार्ल्स एम राइस, ये 3 लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा। सैटेलाइट डाटा की सहायता से किसानों को ऋण देने की पहल करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? सैटेलाइट डाटा की सहायता से किसानों को ऋण देने की पहल करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? ठीक है। HDFC, SBI,
आईसीआईसीआई और पीएनबी। ठीक है, तो आपका इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी, यह आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा यह नेक कार्य किया गया है। आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा यह नेक कार्य किया गया है। ठीक है, चलिए इसका आप सॉल्यूशन एक बार देखते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने सैटेलाइट डाटा की सहायता से किसानों को ऋण देने की पहल किया है। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना जो हुई थी जून 1994 को हुई थी। आईसीआईसीआई का मुख्यालय है जो बड़ोदरा में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 रहा ये, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वास्थ्य सहायक रोबोट रक्षक का विकास किया गया है। यह रक्षक क्या है कि आपको बता देते हैं, यह एक रोबोट है। यह काम क्या करता है कि आपका डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक माध्यम का काम करता है। ठीक है ना। यह रोबोट किस रेलवे जोन के द्वारा बनाया गया है? दक्षिणी रेलवे, पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे। लगता है कभी कभी रेलवे भी बहुत बढ़िया काम कर जाता है, मतलब साइंटिफिक एरिया में। ऐसे तो रेलवे सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था है आपके इंडिया में, सबसे ज्यादा नौकरी लेने वाले भी रेलवे में ही हैं। ठीक है, तो इसका आपका आंसर होगा, यह मध्य रेलवे जोन के द्वारा इस रोबोट का निर्माण किया गया है, जिस रोबोट का नाम है रक्षक। ठीक है, चलिए इसके थोड़ा सा सॉल्यूशन में आ जाते हैं। आइए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कोविड-19 महामारी को देखते हुए मध्य रेलवे जोन ने स्वास्थ्य संबंधी सहायता के लिए रक्षक नामक रोबोट का निर्माण किया है। यह रोबोट डॉक्टर तथा मरीज के बीच एक माध्यम का काम करता है। ठीक है, जरा इनका सूरत देखना चाहेंगे आप लोग, देखिए यही है आपके रक्षक रोबोट। ठीक है ना, हेल्थ असिस्टेंट रोबोट है आपका ये, हेल्थ असिस्टेंट रोबोट रक्षक। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 5 रहा ये, भारत की पहली किसान रेल सेवा किन दो राज्यों के बीच शुरू की गई है? भारत की पहली किसान रेल सेवा किन दो राज्यों के बीच शुरू की गई है? महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र गोवा, उत्तर प्रदेश बिहार, महाराष्ट्र बिहार। ठीक है, आपका आंसर होगा महाराष्ट्र और बिहार। हम लोग बिहार को देख रहे हैं। बिहार जो है सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी में जाने वाले लोग बिहार से ही होते हैं। अगर चीटिंग ना हो तो, क्योंकि चीटिंग हो जाएगा भैया तो दिक्कत है। चीटिंग ना हो तो सबसे ज्यादा नौकरी पेशे में खास करके सरकारी नौकरी में जाने वाले बिहार के ही लोग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए देखते हैं। भारत की पहली किसान रेल सेवा जो है महाराष्ट्र और बिहार के बीच में शुरू की गई है। जरा देखते हैं, किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने का उद्देश्य है, और इसी किसान की आय को 2022 तक दोगुना करने के लिए भारत में किसान रेल सेवा की शुरुआत की गई है। अब बताइए कि इस मिशन के तहत सबसे पहली जो किसान रेल सेवा शुरू की गई थी वह महाराष्ट्र के देवलाली स्टेशन से, यही अपना बिहार दानापुर स्टेशन, बिहार के दानापुर स्टेशन के बीच शुरू की गई है। ठीक है, अब जरा देखिए किसान रेल सेवा, यही है आपकी किसान रेल सेवा जो आपका महाराष्ट्र और बिहार के बीच में शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे रहा ये, पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान के लेखक कौन है? एक पुस्तक है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। इस पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय, कैलाश सत्यार्थी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। मतलब ऑप्शंस अमित शाह तो दिया गया है, लेकिन क्या ये लेखक भी हो जाएंगे क्या? तड़ी पार। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कैलाश सत्यार्थी। हमारे माननीय मोदी जी के पास उतना फुर्सत कहाँ है कि जाकर के किताब लिखेंगे, तो जो बेचारे लेखक होंगे वही ने लिखेंगे। लेखक में दो ही यहाँ पे आ रहे थे, अरुंधति राय और कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, चलिए आइए, तो कैलाश सत्यार्थी इसके लेखक हैं, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। ठीक है,
चलिए आगे जरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान का विमोचन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने किया था। इस पुस्तक के लेखक एक बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी हैं। यानी जो कैलाश सत्यार्थी है ना, ये बाल अधिकार कार्यकर्ता भी हैं। इन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था कैलाश सत्यार्थी को। तो याद रखिएगा कि कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये, किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है? लो, अब लगता है पृथ्वी पर जगह भी कम गया है परमाणु रिएक्टर बनाने के लिए कि अब लोग चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने जा रहा है। एक तो हमारी पृथ्वी ये सब नए नए आविष्कार होने की वजह से, नए नए रेडिएशन आने की वजह से कई तरह की बीमारियां फैल रही है। हमारा वातावरण अशुद्ध हो गया है। अब चले ये लोग चंद्रमा के वातावरण को अशुद्ध करने। चलो जाओ भैया, जहां भी जाना है, आजादी है। चलिए देखते हैं कि चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना किस देश ने बनाया? भारत, अमेरिका, फ्रांस, चीन। एक काम तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ये सब काम करने वाले देश हैं वो लगता तो है आपको, पहले इंस्टेंस में आप सोच सकते हैं ऑप्शन बी। सही बात है, ये आपका अमेरिका है जो चांद पर परमाणु रिएक्टर बनाने जा रहा है। वाह, अपने देश में जमीन इनकी कम गई है कि चले चांद पर परमाणु रिएक्टर बनाने। आगे बढ़िए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2026 के अंत तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार किया है। ठीक है ना। अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने नासा के सहयोग से 2021 की शुरुआत में ही इसके डिजाइन का प्रस्ताव रखा था। अब क्या करे बेचारा, पेंडेमिक, ये कोविड-19 की वजह से इसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ा है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए इस तरह का परमाणु रिएक्टर जो है ये साहब चांद पे बनाने जा रहे हैं। वाह, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी तो गंदा करवे किया है, चांद को भी गंदा करेगा। चलिए देखिए आगे, आपका 8वां क्वेश्चन ये रहा, भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नए नए काम होते हैं। सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र, ऐसे भी मौसम की जानकारी लेने के लिए ऊपर जाना ही पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। लेह में, ईटानगर में, शिमला में और मनाली में। ठीक है, तो अभी भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान का केंद्र का उद्घाटन, अब बताइए कि ये वही उद्घाटन होगा ना जहां पहाड़ी एरिया होगा? सिंपल सी बात है, वही उद्घाटन होगा जहां सुरक्षा कवच होगा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, इसका आंसर हुआ लेह। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लिया जाए। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने लेह में समुद्र तल से करीब 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के मौसम विज्ञान केंद्र MC का उद्घाटन किया है। ठीक है, एक्चुअली इस मौसम विज्ञान केंद्र का मुख्य काम वहां पे क्या होगा कि यह हाईवे पे यातायात की आवाजाही, कृषि और रक्षा विभाग के लिए विशेष तौर पर मौसम का पूर्वानुमान बताएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए, दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र कहां स्थापित किया गया है? यह तो आपका भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया लेह में। अब आ जाइए, दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है माउंट एवरेस्ट पर। ठीक है, और यह जो है नेपाल सहित 8 देश के वैज्ञानिकों ने द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और नेपाल की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी की मदद से इसकी स्थापना किया है। ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट। और ऐसे भी माउंट एवरेस्ट पे स्थापित हो गया है, इसका मतलब है कि दुनिया के सबसे ऊंचा होगा ही, क्योंकि माउंट एवरेस्ट ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। कितना है? 8848। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपके स्क्रीन पे रहा अगला क्वेश्चन ये, DRDO ने CRPF हो गया है जबकि CRPF होगा, गलत हो गई है। DRDO ने CRPF
को एक मोटर बाइक एम्बुलेंस बनाकर सौंपी है। इसका नाम क्या है? मोटर बाइक एम्बुलेंस, देखने में ऐसा लग रहा है एम्बुलेंस 4 व्हीलर में होते हैं, ठीक है, लेकिन यहां बाइक पे एम्बुलेंस सेवा दी है। कैसे दी होगी ये कल्पना कर सकते हैं। उस मोटर बाइक एम्बुलेंस का नाम क्या है? रक्षिता, मोटो बाइक, जीवनदायिनी, जीवन रक्षक। जीवन रक्षक गलत हो गया है, जीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसका नाम है रक्षिता, जो डीआरडीओ ने बना करके एक मोटर बाइक एम्बुलेंस दिया है सीआरपीएफ को, इसका नाम है रक्षिता। आइए बढ़ते हैं। डीआरडीओ ने दिल्ली स्थित नाभिकीय औषधि तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान INMAS, देखिए डीआरडीओ की कई सारी लैब्स हैं, ठीक है ना। इस लैब्स में दिल्ली में एक लैब स्थित है जिसका नाम है नाभिकीय औषधि तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान। इसी ने बाइक आधारित कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी वाहन रक्षिता को सीआरपीएफ को सौंपा है। इसका नाम है रक्षिता। क्या नाम है? रक्षिता। अब जरा देखिए कि यही है आपकी बाइक एम्बुलेंस, ये है आपकी बाइक एम्बुलेंस। इसको जरा देखिएगा कि ये एक बुलेट है, इस बुलेट पर पीछे में जो है एम्बुलेंस लगाया गया है। पीछे में एक सीट बैठाया गया है जिस पे पेशेंट को बैठाया जा सकता है। देखिए पेशेंट इस पे बैठते कैसे हैं, ये इनके बैठने का तरीका है, यही उठा करके यहाँ पे रख दिए जाते हैं, ठीक है। यह एम्बुलेंस संकीर्ण सड़कों तथा दूर दराज के इलाकों के लिए विशेष तौर पर उपयुक्त होगी। देखिए एक्चुअली पहाड़ी एरिया में जब सैनिक वगैरह घायल होते हैं ना, तो उनको ले जाने में बड़ा मुश्किल होती है, तो छोटी सी पतली संकीर्ण रास्ता भी रहेगी ना, तो इस बाइक से उनको उठा करके एटलीस्ट एटेंडम इनको हॉस्पिटल तो पहुंचाया जा सकता है, इनकी जान तो बचाई जा सकती है। यह स्पेशली हमारे सेना के लिए बहुत ही कल्याणकारी साबित होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन रहा अगला, ये आपका हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के 10वें संस्करण में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति किसे माना गया है? हम लोग तो इंडिया में जानते हैं भाई, हमारे सबसे अमीर शख्स इंडिया के हैं जो हैं हमारे मुकेश अंबानी जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक, ठीक है। लेकिन यहां पे कह रहा है कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति किसे माना है? जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, बर्नार्ड अर्नॉल्ट, इलॉन मस्क, ठीक है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, इलॉन मस्क, ठीक है। अब जरा देखिए, ये नाम शायद आप पहली बार सुन रहे हो, देख लीजिए। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के 10वें संस्करण में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति टेस्ला कंपनी एक है, उसके प्रमुख हैं एलन मस्क, ठीक है ना। वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, एलन मस्क। नहीं याद हो तो याद रखिएगा, ये 2021 में मास्क लगाना बहुत जरूरी है, वही यहां पे देखिए मस्क लिखा हुआ है, ठीक है ना। याद रख लीजिएगा इसी से कि मास्क लगाना 2021 का सबसे जरूरी चीज है, जीवनदायिनी है। तो बस याद रखिएगा कि 2021 में एलन मस्क ही है जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी कुल संपत्ति 197 अरब डॉलर हैं, ठीक है ना। अब जरा आ जाइए कि ये जो हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 प्रकाशित किया गया है, यह लिस्ट जो है वो 68 देश से 3228 अरबपतियों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत के 209 अरबपति हैं। इन 209 अरबपतियों में 118 शख्स वैसे हैं जो अपने दम पे अरबपति बने हैं भारत में, और 91 शख्स ऐसे हैं जिनको खैरात में पैतृक संपत्ति मिल गई है। उसमें हमारे मुकेश अंबानी साहब भी हैं, इनको पैतृक संपत्ति ही मिली हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसका और थोड़ा एक्स्ट्रा सॉल्यूशन देखते हैं कि इन लोगों की सूची में और कौन कौन शामिल हैं, या भारत के मुकेश अंबानी जो हैं इनको कौन सा स्थान मिला है। देखिए इस सूची में भारत के मुकेश अंबानी को 8वां स्थान मिला है। इस सूची में शामिल व्यक्तियों की सूची कौन कौन है जरा देख लीजिएगा। सबसे पहला नाम आता है एलन मस्क,
ये टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। दूसरे में है जेफ बेजोस। आप तो अमेजन से बहुत सारे शॉपिंग करते होंगे। यही अमेजन के जो मालिक हैं जेफ बेजोस, ये सेकंड पोजीशन में आए हैं। और तीसरा है LMVH कंपनी है, उनके मालिक हैं बर्नार्ड आर्नोल्ट। चौथा है आपके बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। याद रखिएगा यही बिल गेट्स हैं जिनकी पत्नी छोड़ दी है। शायद अभी हाल में सोशल मीडिया में बहुत सारे मतलब वायरल हो रहे थे ये वीडियो भी और फोटो भी कि भैया पैसा से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, पैसे वालों की भी पत्नी छोड़कर चली जाती है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो मार्क जुकरबर्ग। ये नाम आप सुने हो या ना सुने हो, लेकिन इनकी कंपनी का लोगो आपके पास जरूर होगा। ये है फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, जिनको 5वां पोजीशन मिला है। चौथा बिल गेट्स, 5वां मार्क जुकरबर्ग। आगे हैं 6 में है वॉरेन बफेट। ये वर्कशायर हाथवे कंपनी है, उनके मालिक हैं वॉरेन बफेट। उसके बाद है जॉक सॉन, ये YST के मालिक हैं। अगला है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को 8वां स्थान मिला है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। और 9th में है स्टीव वॉलमर, जो माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, ठीक है। और 10th में है बर्ट्रांड प्यूच और उनके परिवार, ये हम्स कंपनी के ये लोग मालिक हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि कम से कम 2 नाम जरूर याद रखिएगा। पहला नाम है एलन मस्क, जो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, इनको पहला स्थान मिला है। और दूसरा याद रखिएगा आपका मुकेश अंबानी जी का, जिनको इसमें 8वां स्थान मिला है। ये 2 नाम एटलीस्ट याद रखिएगा, 1st और 8th। 1st में एलन मस्क और 8th में मुकेश अंबानी, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।